नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। सितंबर 2024 में कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का हाफ ईयरली असेसमेंट हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है। आज के इस वीडियो में उसी को पूरी तरह से सॉल्व किया गया है, उसी का ही पूरी तरह से समाधान किया गया है। टाइम जो था इसके लिए 90 मिनट निर्धारित किया गया था और 40 अंक का ये जो पेपर हुआ है। निर्देश थे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र को प्रश्नों के स्वरूप के अनुसार खंडों में विभाजित किया गया है और बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प छांटकर, जो बहुविकल्प प्रश्न है मल्टीपल चॉइस वाले हैं, वो उनके देने हैं और आपका उत्तर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक के अनुसार होना चाहिए, जितना उसके लिए शब्द सीमा निर्धारित की गई है। तो सेक्शन ए की अगर बात करें तो सेक्शन सी जो था वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का था। 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक निर्धारित किया गया है उसके लिए। और पहले नंबर पर प्रश्न पूछा गया था कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हल का नमूना मिला है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हल का नमूना मिला है। अ बनावली, ब राखीगढ़ी, स मिताथल और द कालीबंगा। तो जो हल का जो नमूना मिला है वास्तव में कृषि से जिसके वो है बनावली। जो कालीबंगा है वहाँ से जो जुता हुआ खेत है उसका पता चला था, लेकिन जो हल का नमूना मिला है वो बनावली से मिला है। प्रश्न नंबर 2 है मिस्र के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इतिहास में है विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में, तो मिस्र के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो बी है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण पंजाब में अ पर है गहन खेती, ब वनोन्मूलन, स अत्यधिक सिंचाई और द पशुचारण। तो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है पंजाब में वो अत्यधिक सिंचाई है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो जो पूछा गया है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ए पर बैंकिंग, ब पर कृषि, स पर विदेशी मामले और द पर शिक्षा। तो शिक्षा को जो है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, तो सही जवाब इसका द आएगा। समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है। प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करें तो पूछा गया है किसी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अ प्रति व्यक्ति आय, ब औसत साक्षरता स्तर, स लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और द है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो है वो द है, उपरोक्त सभी जो है इसका आएगा। प्रश्न नंबर 6 है महावीर स्वामी का जन्म खालिस्तान ईसा पूर्व में हुआ था। तो 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 7 पर पूछा गया है कि श्रीलंका का आधिकारिक धर्म डैश है। तो श्रीलंका का जो आधिकारिक धर्म है वो वास्तव में बौद्ध धर्म को वहां पर अपनाया गया है, बौद्ध धर्म को सरकारी धर्म घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है भारत के संविधान का संरक्षक गार्डियन कौन है, गार्जियन उसका पूछा गया, रक्षा करने वाला कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई है कि वो संविधान के संरक्षक का उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी उसको दी गई है। प्रश्न नंबर 9 है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक निर्धनता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक निर्धनता है। तो वो राज्य छत्तीसगढ़ है, जिसमें गरीबी की जो दर है वो वर्तमान समय में 37% है, जबकि बिहार में जो गरीबी दर है वो 33% है। प्रश्न नंबर 10 जो है वो अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन असर्शन जो दे रखा है वो कहता है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता का उच्च घनत्व होता है और कारण दे रखा है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में अधिक वार्षिक वर्षा होती है, एक साल में ज़्यादा वर्षा होती है और उनकी जलवायु गर्म होती है। तो ये जो है इसका अ आएगा यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि जैव विविधता इसलिए पाई जाती है कि पूरा साल बरसात होती है और वायु जो है वहाँ की गर्म है, तो इसलिए इसका अ आएगा। दोनों सही हैं और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
उसके बाद सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का है। प्रत्येक प्रश्न जो है ये 11 से लेकर 14 तक इसमें प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 11 पर पूछा गया है कि खलीफा कौन थे और उनका कार्य क्या था। खलीफा कौन थे और उनका कार्य क्या था? तो हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहे जाते हैं। हज़रत साहब की मृत्यु के बाद 4 खलीफा बारी बारी से उनके उत्तराधिकारी बने। उनका मुख्य कार्य इस्लाम का प्रसार करना था या प्रचार करना था। प्रश्न नंबर 12 है और पूछा गया है कि वर्णन करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन बन जाता है। जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन बन जाता है? तो धरती पर, उत्तर में हम कह सकते हैं कि धरती पर जो जल है वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया से वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में जल वाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में दोबारा धरती पर आ जाते हैं। यहाँ से यह जल रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है, जिसे भूमिगत जल कहते हैं। इस भूमिगत जल को हम दोबारा कुओं और नलकूपों के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जल जो है नवीकरण योग्य संसाधन है या नवीकरणीय संसाधन है, जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 पर पूछा गया है प्रश्न, संघीय सरकार क्या है, फेडरल गवर्नमेंट क्या है? तो संघीय सरकार में केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं। दोनों सरकारों के बीच शक्तियां बटी होती हैं। ऐसे मामले जिनका संबंध पूरे देश से होता है वे केंद्र सरकार के पास होते हैं और ऐसे मामले जिनका संबंध राज्यों से होता है वे राज्य सरकारों को सौंपे जाते हैं। इस प्रकार जहां पर संघीय सरकार होती है वहां पर संविधान जो है वो सर्वोच्च होता है। प्रश्न नंबर 14 है, द्वितीय क्षेत्र को परिभाषित करें। द्वितीय क्षेत्र को परिभाषित करें तो उत्तर में हम कहेंगे कि जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा दूसरी वस्तुओं में बदला जाता है उसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है और पूछा गया है कि वनस्पति जात और प्राणी जात के बीच अंतर बताइए। वास्तव में ये प्रश्न जो है 9th में से उठा लिया गया है, तो 10वीं में इसको दे दिया गया है। वनस्पति जात और प्राणी जात के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, फ्लोरा एंड फौना के बीच क्या अंतर है? तो उत्तर में हम कहेंगे कि पहले नंबर पर कह सकते हैं कि वनस्पति जीवन का पहला रूप है, जबकि जीव जंतुओं का विकास बाद में हुआ। सबसे पहले वनस्पति का विकास हुआ, उसके बाद जीव जंतुओं का विकास हुआ। दूसरे नंबर पर कहेंगे कि वनस्पति या पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदल सकते हैं, जबकि जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है और पूछा गया है कि अल्प रोजगार क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण देकर बताना है अल्प रोजगार क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो और उदाहरण सहित बताना है। तो अल्प रोजगार से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम तो कर रहे होते हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटी किसान लक्ष्मी है जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। वह ज्वार और अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर पूरा साल काम करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम तो कर रहा है लेकिन किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। तो जब लोगों को पूरा रोजगार नहीं मिलता है, साल के साल काम नहीं मिलता है, उसको हम अल्प रोजगार की स्थिति कहते हैं। सेक्शन डी जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ना है और जो प्रश्न दे रखे हैं उसके बाद उनके उत्तर देने हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो गद्यांश है कि अधिकांश समाजों में व्यवसाय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। जाति व्यवस्था इसी का चरम रूप है। इस प्रणाली में एक ही जाति समूह के सदस्यों को एक सामाजिक समुदाय बनाना था जो समान और समान व्यवसाय का अभ्यास करते थे, जाति समूह के भीतर विवाह करते थे और अन्य जाति समूह के सदस्यों के साथ भोजन नहीं करते थे। आर्थिक विकास, बड़े पैमाने पर शहरीकरण
साक्षरता, शिक्षा की वृद्धि, व्यावसायिक गतिशीलता और गांवों में जमींदारी की स्थिति कमजोर होने के साथ जाति पदानुक्रम की पुरानी धारणाएं टूट रही हैं। और इसी के आधार पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि जाति प्रथा का कोई एक दोष बताओ। तो दोष यही है कि अपनी जो जाति प्रथा है उसमें अपनी ही जाति के भीतर विवाह करना और अन्य जाति के सदस्यों के साथ भोजन न करना, ये जाति प्रथा का एक सबसे बड़ा मुख्य एक दोष है। और दूसरे नंबर पर पूछा गया प्रश्न कि वर्तमान समय में जाति प्रथा के टूटने के क्या कारण हैं। जाति प्रथा के टूटने का कारण क्या है? तो कई कारण हैं। आर्थिक विकास है, बड़े पैमाने पर शहरीकरण है और शिक्षा, क्योंकि शहरों में जाति नहीं देखते हैं लोग, शिक्षा का प्रसार है और व्यावसायिक गतिशीलता है कि एक व्यवसाय लोग जो हैं अपने कहीं दूसरे जगह पर चले जाते हैं व्यवसाय की तलाश में। इसके बाद इसी प्रकार से एक और गद्यांश वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। दो प्रश्न आपके पास ही आएंगे, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो गद्यांश में कह रखा है कि हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को ऋण प्रदान करने के कुछ नए तरीके आजमाए हैं। विचार यह है कि ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित किया जाए और उनकी बचत को एकत्रित किया जाए। एक सामान्य SHG में 15 से 20 सदस्य होते हैं जो आमतौर पर एक ही पड़ोस से होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। लोगों की बचत करने की क्षमता के आधार पर प्रति सदस्य बचत 25 से 100 या अधिक तक होती है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समूह से ही छोटे ऋण ले सकते हैं। समूह इन ऋणों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह अभी भी साहूकार द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज से कम है। 1 या 2 साल के बाद यदि समूह नियमित बचत करता है तो वह बैंक से ऋण लेने के लिए पात्र हो जाता है। और प्रश्न गद्यांश के आधार पर ही पहला प्रश्न पूछा गया है कि स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं। तो 15 से 20 तक उसमें सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बैंक से लोन लेने के लिए पात्रता क्या है? बैंक से लोन लेने के लिए पात्रता क्या है? तो यदि स्वयं सहायता समूह 1 या 2 साल तक नियमित रूप से बचत करता रहता है तो वह बैंक से लोन लेने के लिए पात्र हो जाता है। उसके बाद सेक्शन ई जो है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन का दिया गया है, बड़े इनके उत्तर लिखने हैं और प्रश्न एक ही है, प्रश्न नंबर 19। और यह प्रश्न जो है वो 5 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। और पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 19 में जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में के बीच क्या समानताएं बतानी है। जैन धर्म की उत्पत्ति और जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के बीच क्या समानताएं हैं। तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। वास्तव में जैन उन्हें कहते हैं जो जिन के अनुयायी हों। जिन शब्द जी धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जीतना, अतः जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष को प्राप्त करना ही व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य है। अतः मोक्ष प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए हैं जो त्रिरत्न कहलाते हैं। ये इस प्रकार हैं, जैसे सम्यक दर्शन, जैन तीर्थकरों और उनके उपदेशों में पूर्ण आस्था व विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक ज्ञान, जैन तीर्थकरों के उपदेशों और सिद्धांतों का अध्ययन करना ही सम्यक ज्ञान है। और सम्यक आचरण या चरित्र, जो कुछ भी जाना जा चुका है उसके अनुसार आचरण करना ही सम्यक आचरण कहलाता है। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में समानताओं की अगर बात करें तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि दोनों दर्शन मनुष्य को मानवता के रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं। दूसरे नंबर पर है दोनों दर्शन मनुष्य के लालच को उसके दुखों का कारण मानते हैं। और तीसरे नंबर पर है दोनों दर्शन मनुष्य को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। और चौथे नंबर पर है दोनों दर्शन मनुष्य को त्याग, परोपकार, सत्य व अहिंसा का संदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 20 है और पूछा गया है कि भारत और विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दिखाइए।
जो भाग अ है वो इतिहास का है, कालीबंगा पूछा गया है और लोथल पूरा स्थल पूछा गया है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल है। और भूगोल में जो है भाग ब में है वो पूछा गया है, मुंबई पूछा गया है, राजाजी नेशनल पार्क पूछा गया है, सुंदरवन का डेल्टा पूछा गया है। तो मानचित्र पर अगर हम इनको दिखाएं तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है, जहां से जुते हुए खेत और काले रंग की चूड़ियों के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार राजाजी जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है, तो यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं, राजाजी नेशनल पार्क। तो जो एक और जो सरस्वती सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल है नंबर 2 पर, लोथल जो है वो यहाँ से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुंबई पूछा गया था, तो महाराष्ट्र में मुंबई आपने दिखाना है, और सुंदरवन डेल्टा जो है वो आपने पश्चिम बंगाल में दिखाना है। तो इस प्रकार से 5 नंबर का जो था वो मानचित्र वाला काम था। ये आपका 10वीं क्लास का हाफ ईयरली एग्जाम था। धन्यवाद, नमस्कार।